तो दोस्तों नमस्कार। और पिछला जो टॉपिक था उसको ही कनेक्ट करते हुए आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। सो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, जी हाँ, शिक्षण के चर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चर को परिभाषित करें। तो अगर ये 3 नंबर में आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आप सीधे एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे और वो है कि वेरिएबल मतलब ए वेरिएबल, जो कि एक चर को मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक चर किसी भी प्रतिक्रिया या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न स्थितियों के तहत विभिन्न श्रेणियों में प्रकट होता है, जैसे छात्रों पर विभिन्न मात्रा में अध्ययन का प्रभाव। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित चर होते हैं। अब आइए देखते हैं चर कौन कौन से होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन जरूर दे देता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अपनी वैल्यू को चेंज करती है, जो बार बार अपना स्वरूप अपना मान बदलती हो, उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। चर राशि का मतलब होता है जैसे कि एक्स की वैल्यू, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना एक्स, तो एक्स की वैल्यू कभी 5 होती है, कभी 7 होता है, कभी 8 होता है। इसी तरह से अगर ऐसी कोई चीज़ जैसे कि मौसम होता है, हर वक्त बदलता रहता है, तो मौसम क्या है? एक चर राशि है। मौसम की जो प्रकृति है क्या है? चर है। तो ऐसा कुछ भी जो कि अपना प्रकृति बदलता है, अपना मान बदलता रहता है समय के साथ, तो वो चर राशि होती हैं। सो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे देखना है। चर राशि भी दो तरह की होती है, कंटिन्यूस होती है और आपकी एक डिसकंटिन्यूस होती है, जिसे डिस्क्रीट बोलते हैं। और फर्दर उसको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिलहाल हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम बात कर रहे हैं चर जो कि शिक्षण से संबंधित है। तो शिक्षण की संरचना में चर वो होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया में काम करते हैं, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत चर राशियों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, सीखने की स्थिति या परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो चर राशि क्या करते हैं? सीखने की, ये इनकी यानी कि चर राशि है, माने कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते रहते हैं, बहुत सारे कारकों को बदलते हैं। वो राशियाँ चर होती हैं, यानी कि अपना स्वरूप बदलती हैं, तब जाके जो है एक उपयुक्त शिक्षण की प्रक्रिया को, उपयुक्त शिक्षण या अधिगम की प्रक्रिया को हम उत्पन्न कर पाते हैं। तो चर का मतलब कि वो कौन सी चीज़ें हैं शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो अपना स्वरूप बदलती रहती है, अपना मान बदलती रहती है, अपना व्यवहार बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो चर राशि है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। शिक्षण राशि के दौरान देखिए, आपका शिक्षक भी चर राशि है, छात्र भी है, और आपका पाठ्य पुस्तकें भी चर राशि हैं, क्योंकि इनका भी स्वरूप बदलता रहता है। छात्र भी समय के साथ जैसे जैसे अनुभव ग्रहण करता है उसका भी स्वरूप बदलता रहता है। शिक्षण के तरीके भी आवश्यकता अनुसार बदले जाते हैं। शिक्षण संसाधन, अब मान लीजिए पहले किताबों से पढ़ा रहे थे, आजकल ऑडियो विज वो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, फील्ड विजिट पे ले जाते हैं। तो ये सारी क्या है? राशियाँ चर हैं, ये अपना स्वरूप बदल रही हैं। शिक्षा के साधन कोई फिक्स नहीं है जो हमेशा से एक ही जैसा चला रहा है। शिक्षक का भी स्वरूप बदलता है। पहले वो शिक्षक एक ट्रांसमीटर था, आज जो है शिक्षक एक को लर्नर है। छात्र भी पहले सिर्फ एक मूक दर्शक के रूप में क्लास में सुनता था, लेकिन आज वो अपनी बातों को रखता भी है, अपने प्रश्नों को शिक्षक से पूछता भी है। तो सबकी परिस्थितियां जो है बदल रही हैं, पाठ्य पुस्तकें बदल गई, पाठ्यक्रम बदल गया। तो ये सारी चीज़ें जो समय के साथ शिक्षण की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में अपने स्वरूप को बदलती रहती हैं, ताकि उचित अधिगम हो सके, उचित लर्निंग की प्रक्रिया हो सके, इसे हम चर कहते हैं। कक्षा का वातावरण, यानी कि क्लासरूम का जो वातावरण होता है, कक्षा का वातावरण जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम का वातावरण भी समय के साथ बदलता है। अब जब आप किसी एक्टिविटी में होते हैं, वहाँ क्लास का माहौल जो है बहुत खुशनुमा होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्लास का वातावरण बदल जाता है, सीरियस हो जाता है। एग्जामिनेशन में तो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अपना स्वरूप जब बदलती हैं, तो इन्हें हम लोग शिक्षण में चर राशि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स इन टीचिंग। तो टीचिंग में आपका टीचर, स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग एज वेल एज टीचिंग रिसोर्सेज और क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी वेरिएबल्स होती हैं, चर होती हैं। चलिए आइए देखते हैं इनको फटाफट। इनके टाइप्स के बारे में समय बहुत कम है। सो टाइप्स के बारे में बात करें इनके, तो मुख्य प्रकार क्या हैं आपके? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर, और इंटरवेनिंग यानी कि हस्तक्षेप चर। बहुत ही सारा में और साधारण से उद्देश्य, मतलब एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जो है निश्चित क्रियाएं आवश्यक है। जी हाँ, आवश्यक है। इन क्रियाओं में कुछ तत्वों को शामिल किया जाता है और ध्यान रखिएगा, और स्थान के अनुसार इनकी भूमिका भी बदलती रहती है, यानी अलग होती रहती है। सो इन चरणों और अथवा चरों के बिना शिक्षण की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। तो आप समझ गए, ऐसी कुछ चीज़ें जो अपना स्वरूप बदल रही हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं।
इन सारी चीज़ों के अभाव में, इन सारे चरों की यानी कि शिक्षक, छात्र, पाठ्य पुस्तक, किताब, विद्यालय का माहौल, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो शिक्षण की प्रक्रिया कभी हो ही नहीं पाएगी। सो इनका होना आवश्यक होता है अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया के दौरान। अब एक परिभाषा रूप में भी जैसा मैंने आपको बताया था कि चर राशि यानी चार लिखा, माफ करिएगा, चर है, थोड़ा ट्रांसलेशन में लेट हो गया तो सही नहीं कर पाया मैं, माफ करिएगा। चर राशि किसी एक दिशा में निरंतर होने वाला परिवर्तन है। आप समझ गए कि शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान भी क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है उसके कौशलों का विकास होता रहा, निरंतर नए नए ज्ञान को सीखता है, उसके कौशल विकसित होते हैं, वो प्रश्न करता है और ज्ञान अर्जित करता है। शिक्षक भी उसको नए नए ज्ञान देता रहता है, ऐसा नहीं करता है कि एक ही चीज़ वो एक दिन के अलावा हर दिन पढ़ा रहा है, हर दिन कुछ नया नया पढ़ाता है। तो पाठ्य पुस्तकों में, उनके पाठ्य पुस्तकों की सामग्रियों में, तरीके में, उसमें जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट में, हर चीज़ में बदलाव होता है, हर एक चीज़ चर रहती है, बदलती रहती है, तब जाके जो शिक्षण होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार अगर हम परिभाषा के बारे में आते हैं तो कोई भी विशेषता जो एक मामले या एक स्थिति से दूसरी परिस्थिति या दूसरे मामले में अपने आप को परिवर्तित कहलाती है, कर देती है, वो चर राशि कहलाती है। तो याद रखिएगा, ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं। अब चाहे तो ये तीन टाइप की होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। स्वतंत्र चर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर, तो तीनों याद रखेंगे। अभी इनको हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल, स्वतंत्र चर, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर। अब देखिए समझते हैं, स्वतंत्र का मतलब होता है कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उस पर मतलब किसी का प्रभाव नहीं चल रहा। अब समझते हैं इसको। देखिए, अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर होता है। कैसे होता है समझते। देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया को वह नियोजित करता है। शिक्षण की प्रक्रिया टीचर को नियोजित नहीं करती, शिक्षण की प्रक्रिया को टीचर नियोजित करता है। यानी टीचर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, टीचर पे शिक्षण की प्रक्रिया वो किस तरह से पढ़ाएगा ये निर्भर करती है। तो पढ़ाना, अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक पर डिपेंड करती है, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर डिपेंड नहीं करता। तो शिक्षक निश्चिंत है, फ्री है, अपनी तरफ से स्वतंत्र है कि वो किस तरह से पढ़ाएगा। तो क्योंकि शिक्षक पे किसी का नियोजन नहीं है, किसी के ऊपर वो आश्रित नहीं है, इसलिए शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। वह अपने नियंत्रण में रखकर विद्यार्थियों के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए, वो स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है, वो अपने लर्निंग मटेरियल जो चीज़ें पढ़ाना है उसका चुनाव कर सकता है, वो फ्री है, वो स्वतंत्र है, इसलिए वो स्वतंत्र चर है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए गए आदेशों को मानकर उनका पालन करते हैं, क्योंकि समुचित शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक के नियंत्रण में होती है। तो नियंत्रण कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, तो वो स्वतंत्र है, वो आपका परतंत्र नहीं है, इसलिए इसे स्वतंत्र चर भी कहा जाता है। तो आप समझ गए, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण की जो साधन होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, जो टीचिंग मेथड, सब कुछ जो है शिक्षक के हाथों में होता है। हाँ, एज ए को लर्नर ट्रांसमीटर में रोल बदल सकता है, लेकिन अभी भी कंट्रोल टीचर के हाथों में होता है, इसीलिए टीचर को जो है हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं। अब बात करते हैं परतंत्र चर। तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि छात्र को हम लोग परतंत्र चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी टीचर के ऊपर आश्रित है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर भी आश्रित है। भले ही उसे आज़ादी होती है अपने प्रश्न पूछने की, लेकिन फिर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने ज्ञान की पूर्ति के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए वो टीचर पे, टीचिंग मटेरियल्स पे, किताबों पे, क्लासरूम पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो आपका एक परतंत्र चर है। इसी बाद हम इसके बाद देखेंगे हम लोग मध्यस्थ चर, जिसे इंटरवीनिंग भी बोलते हैं। मध्यस्थ चर यानी कि पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षण साधन, शिक्षण विधियों के मध्यस्थ चर के रूप में संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट को यानी कि स्वतंत्र और परतंत्र चर दोनों को आपस में जोड़ती हैं। अब देखिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक केवल बोलकर पढ़ाता ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर लिखे गए अलग अलग साधनों का भी प्रयोग करता है। सो इन्हीं साधनों के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संपर्क स्थापित होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मध्यस्थ चर भी बोलते हैं, क्योंकि शिक्षण साधन जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए इन्हें मध्यस्थ चर कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन के आंसर आप लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में भी चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों चलिए फटाफट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और ये है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि थॉर्नडिक के अधिगम के प्राथमिक नियमों की विवेचना करें। तो दोस्तों आप सबको पता है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि थॉर्नडिक ने जो है ट्रायल एंड एरर या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी को प्रतिपादित किया था। इसे हम बोलते हैं प्रयत्न या भूल या उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी। तो याद रखें, ये जब भी पूछा जाए आपको इसमें लिखना है कि उद्दीपक, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दिया है, आपका थॉर्नडिक ने दिया है। तो याद रखें थॉर्नडिक एक्सपेरिमेंट को। अब थॉर्नडिक जो है बहुत ही फेमस रहे, इनको मतलब इन्होंने एक्चुअली अब बात करेंगे तो एनिमल इंटेलिजेंस नाम से मतलब इन्होंने बुक निकाली, और उसके ऊपर जो इन्होंने अपने
कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के जो नियम है, अधिगम का जो एनालिसिस है उसको बहुत क्रिटिकली किया है और ये चीज़ें हमको समझनी है। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी आपकी परीक्षा में आए क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको दो काम करना, पहले जो भी चीज़ पूछा गया उसको लिख दीजिए, उसकी उपयोगिता के बारे में बताइए कि क्या इस्तेमाल हो सकता है, हमारे लाइफ में कितना फ़ायदा पहुंचाता है, और इसके कुछ कमियां भी आप ऐड कर दीजिए। तीन काम करना है। जब भी क्रिटिकली एग्जामिन पूछे, आपसे पूछे कि इसका जो है समालोचनात्मक विवेचना करिए, तो उसके बारे में सारी बातें पहले शुरू में लिखेंगे, थोड़ी उसकी अच्छाइयाँ लिखेंगे और आखिरी में उसके बारे में थोड़ी सी कमियां लिखेंगे जो वास्तव में है भी। इस तरह से आपका क्रिटिकली एग्जामिन हो जाता। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे कि थॉर्नडिक ने जो है आपका 3 प्राइमरी लॉज दिए जिसे बोलते हैं बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग। और ये लॉज क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, हिंदी में नहीं है, कोई बात नहीं, सरलता से आप समझ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इसके एक थॉर्नडिक बॉक्स बनाया, बिल्ली के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और उसको बोलते हैं पजल बॉक्स। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रयोग था, मैं भी आप चलो बता ही देता हूँ आपको। पजल बॉक्स था, इसमें क्या था कि पिंजड़ा कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि एक डोरी या एक बटन को दबा देने से पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता था। पिंजड़े के बाहर उन्होंने खाने के लिए कुछ मछली या कुछ भी रख दिया। एक भूखी बिल्ली को जब ऐसा कोई दिखता है और पिंजड़े के अंदर वो रखा गया, तो देखा गया है कि मछली को खाने के लिए वो कई बार कई सारे प्रयास करती है, कई ऐसे प्रयास करती है जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये पिंजरे के अंदर वो कर रही होती है। इस उछल कूद की प्रक्रिया के दौरान गलती से बिल्ली का पंजा जो है आपका किसी बटन या धागे पे पड़ जाता है, जिसके चलने से या दबने से जो गेट खुल जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। तो बिल्ली एक बार तो ऐसा करती है और उसे अच्छा लगता है और वो भोजन प्राप्त कर लेती है। फिर अगली बार जब उसे भूख लगती है, अगली बार भी मछली को देखकर या भोजन को देखकर वो अलग तरह की प्रक्रियाएं करती है और अचानक से फिर उसके साथ बटन दब जाता है या जो आप कह सकते हैं कि एक धागा जुड़ा हुआ था जो आपके गेट से, वो खुल जाता है और उससे मछली वापस या भोजन जो भी है आपको बिल्ली को मिल जाती है। तो इस प्रकार से बार बार उछल कूद करने की प्रक्रिया के दौरान ये देखा गया कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया बार बार भोजन रखा गया और बिल्ली बार बार जब ये प्रयोग कर रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी अपने भोजन के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रयास की संख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। यानी बिल्ली ये समझ गई धीरे धीरे कि अगर मैं इस डोरी को दबा दूं, डोरी को खींच दूं या किसी तरह से इसको पैर रख दूं या बटन को किसी तरह से दबा दूं तो मुझे भोजन मिल जाएगा। एक स्टिमुलस को देकर उसके अंदर एक कंडीशनिंग जनरेट की गई है। तो ये आप समझिएगा, स्टिमुलस यानी कि भोजन दिखाकर, उत्तेजक को दिखाकर बिल्ली के अंदर बटन दबाने की प्रक्रिया को सिखाया गया है, बटन दबाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। तो ये क्या था आपका कि काम करने के लिए उसको रेडी किया गया है। उसने एक्सरसाइज से, उसने इफेक्ट के माध्यम से ये चीज़ें सीखी। तो देखिए 3 लॉज यहाँ पे यूज हो जाते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, भूख थी, उसको दूर करने के लिए वो रेडी थी तो उसने बहुत सारे प्रयास किए, उसने टेंडेंसी दिखाई और उसने अपने भोजन को प्राप्त किया। अब उस प्रक्रिया को बार बार दोहराया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यूज किया और उसके बाद जो है वो अपने भोजन को सरलता से प्राप्त करने में सफल होने लगी। लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि इस प्रयास से उसे भोजन मिलता है, एक अच्छा अनुभव हो रहा था, तो उसने ये प्रक्रिया जो है बहुत अच्छे से सीख ली, उसका अपने जीवन में मतलब आत्मसात कर लिया। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। चलिए बताता हूँ मैं आपको, तो आप समझ गए सारांश से। समय कम है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, बट याद रखिएगा थॉर्नडिक का बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं। देखिए इन्होंने जो 3 लॉ दिए थे, बेसिक लॉ 3 है, इसके अलावा भी इन्होंने और भी लॉ दिए हैं। तो पहले बेसिक लॉस को हम लोग समझ लेते हैं। एडवर्ड थॉर्नडिक ने 3 बेसिक लॉ दिए हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अधिगम के प्राथमिक नियम। पहला क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब ये होता है कि दैट लर्निंग टेक प्लेस व्हेन एन एक्शन और अ टेंडेंसी टू डू एन एक्शन इज अराउंड। मतलब कि लॉ ऑफ रेडीनेस की मतलब कि जब तक आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते, आपको वो काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ना ही नहीं चाहते तो आपको सही प्रकार से सिखाया नहीं जा सकता। तो लर्निंग करने के लिए आपको तैयार होना जरूरी है, रेडी होना जरूरी है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलता है कि एक बार जब आप मानसिक रूप से तैयार हो गए अपने काम को करने के लिए, अब यह जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र में अधिगम करें या कुछ भी करें, आप अपने क्षेत्र में निपुणता तभी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को सही प्रकार से तभी सीख सकते हैं, या जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उस दिशा में जब आप पहुंचते हैं तो कई बार प्रयास करते हैं, कुछ प्रयासों में आप सफल होते हैं, कुछ में आप असफल भी होते हैं। तो फेलियर और ट्रायल एरर, ये जो तरीका चलता रहता है, फेल पास, सही गलत करते करते ट्रायल एरर के माध्यम से आप कुछ एक ऐसे माध्यम को सीख लेते हैं, ऐसे तरीकों को सीख लेते हैं, ऐसी हैबिट्स, ऐसे स्किल को डेवलप कर लेते हैं जिससे कि आप जो उचित उद्देश्य जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे या फिर जो आप सीखना चाह रहे थे या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उस तक आप पहुंच गए। तो
एक्सरसाइज से आदमी परफेक्ट होता है, उन सारी चीज़ों को जान पाता है जो उसके लिए उपयोगी है। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये बोलता है कि ड्रिल और प्रैक्टिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग। तो प्रैक्टिस से हम जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें हमको सफलता मिलती है, हम ज़्यादा और इसमें निपुण होते। तो जैसे बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और धीरे धीरे करते करते वो समझ गई यार ये बटन ही दबाना है जिससे मुझे भोजन मिलता है। तो टारगेट अचीव करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आप एक्सरसाइज से धीरे धीरे करके सीखते हैं कि सबसे सही तरीका क्या है। तो पहले आप रेडी होइए, बार बार एक्सरसाइज करिए और उसके बाद वो तरीके, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है, ये तीसरा नियम है प्रभाव का नियम जिसे बोलते हैं। और देखिए इसे हम लोग लॉ ऑफ यूज एंड क्या कहते हैं, हम लोग डिसयूज भी कहते हैं, मतलब जो इस्तेमाल नहीं करना, इसे समझ लेते हैं। मैं अभी थोड़ा भूल गया हूँ, माफ करिएगा। सो लॉ ऑफ इफेक्ट ये बोलता है कि एनी बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लेजेंट कंसिक्वेंसेस इज लाइकली टू बी रिपीटेड। मतलब कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मान लीजिए आप गणित बनाना सीख रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा काम जिससे आपको लाभ मिलता है, जिससे आपको सही जो गोल प्राप्त हो पाता है, आपको फायदा मिल रहा है, तो आप उस काम को बार बार करते हैं। और जिस काम से आपको अच्छा अनुभव नहीं मिलता है, आपको फायदा नहीं मिलता है, उसको आप करना छोड़ देते हैं। यानी कि इफेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को बार बार करते हैं। सो कोई भी बिहेवियर जो हमारे अंदर होता है, इस बात पर जरूर निर्भर करता है कि उसका परिणाम क्या होगा, उससे हमें लाभ मिलेगा, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो समझ गए, तीनों याद रखिएगा, REE या ERE याद रखिए, रेडी एक्सरसाइज इफेक्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडी एक्सरसाइज, कुछ भी याद रखें आप, याद रखें इफेक्ट ऑफ रेडी एक्सरसाइज याद रख लीजिए। इफेक्ट का मतलब आपको जो इफेक्ट होता है उसके आधार से हमारा व्यवहार होता है। अब देखिए ये 3 लॉस तो इन्होंने दिए ही थे, आगे चल के इन्होंने थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई किया अपने नियमों को, और इन्होंने कुछ और सह संबंधित जो है आपके नियम, प्राथमिक नियमों के दिए, जिसे गौड़ नियम भी बोलते हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी लॉस भी बोलते हैं। तो इनको हम लोग समझते हैं सबऑर्डिनेट लॉस। पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, मीनिंग कि ए चेंज और ए वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टिल एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर अराइव्ड एट। मतलब कि हम तब तक प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारा अलग अलग प्रयास करते रहते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब तक कि हम सबसे अपने लक्ष्य तक प्राप्त न हो जाए या हमें सबसे उचित माध्यम का पता ना चल जाए। सो जो सबसे उचित चीज़ है, जैसे वो सबसे उचित व्यवहार जिससे हमें अपने ऑब्जेक्टिव की पूर्ति होती है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता, हम अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देते रहते हैं। जैसे बिल्ली ने भी कई बार उछल कूद किया होगा, कई बार दौड़ी होगी, कई बार पंजे मारे होंगे, बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन उसने देखा कि सिर्फ पंजा जब बटन पे दब जाता है, यही उसका सबसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है और यही इसको बार बार दोहराना है। तो इस तरह से उसने ये चीज़ सीख ली कि उसको करना क्या, एक्चुअली पंजा मारना है बटन के ऊपर। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड मीन लर्निंग इज अफेक्टेड मोर इन इंडिविजुअल इफ इज ए सेट टू लर्न मोर और टू एक्सेल। मतलब कि आप अगर आप मानसिक रूप से तैयार है, अगर आप तैयार हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो बिल्ली अगर भूखी ही नहीं होती तो शायद वो बिल्ली पंजा ही नहीं मारती। इसी तरह अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आपको कोई सिखा भी नहीं सकता। सो भूख होनी चाहिए, एक्सेल करने के लिए आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। Prepotency of element means learner would react selectively to important or essentially in situation, neglecting non-essential features, leading to thus analytic and insightful learning। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए जो लर्नर होता है ना, वो जब एक ही अधिगम प्रक्रिया में कर रहा होता है तो जो अनावश्यक चीजें होती है उसको छोड़ देता है। तो प्री पोटेंसी ऑफ द एलिमेंट मतलब वो अब जब बार बार प्रयास करते हैं तो वो ऐसे काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है जिससे उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। बिल्ली का ही उदाहरण ले लेते हैं। बिल्ली पहले पंजा मार रही थी, सर भी लड़ा रही होगी, म्याऊं म्याऊं भी कर रही होगी, बहुत सारे काम कर रही होगी। धीरे धीरे वो समझ गई यार ये बहुत सारे जो मैं काम कर रही हूँ इससे मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ अपनी जो गतिविधियां कम कर देती हूँ। तो इसी तरह से एक व्यक्ति भी होता है, शुरुआत में बहुत सारे प्रयास करता है, धीरे धीरे वो उन प्रयासों को कम करने लगता है और उन प्रयासों को केंद्रित करता है जिससे उसे लगता है कि शायद उसे सही परिणाम उसके गोल तक पहुंचने में उसे मदद मिलेगी। सो ये आपको यूज करना। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, देखिए इसका मतलब होता है मीन्स यूटिलाइजिंग ओल्ड एक्सपीरियंस इन न्यू सिचुएशन। मतलब आपने जो पहले सीखा है ना, अगर पहले भी आपको सफलता मिली है, जैसे कि बिल्ली ने पहली बार पंजा मारा और उसको लगा कि यार भोजन मिल गया, तो तीसरी चौथी बार भी उसने सोचा होगा यार कि मैंने शायद पंजा मारा था और मुझे भोजन मिल गया। तो अपने पुराने अनुभव को वर्तमान स्थिति में वो यूज करके सोच रही थी
कि अगर इसी स्थिति में जब मैं थी, बंद थी, तो मैंने शायद कुछ किया था और उससे मुझे भोजन मिला था। तो वो क्या किया था, वो हम सोचना शुरू करते हैं, वो चीज़ों को हम जोड़ना शुरू करते हैं, परिस्थितियों को मिलाना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो पहले अगर आपकी कभी ट्रेन छूटी हो और आपने उसके जगह पे दोबारा बस ले लिया और घर तक पहुंचे हो, तो अगली बार जब भी आपकी ट्रेन छूटेगी आप क्या करोगे, उसी सिचुएशन में होगे और आप क्या करोगे, दोबारा से आप उसी परिस्थिति का जो है रिपीटिशन करोगे और बस लेकर निकल आओगे। सो हम पुराने अनुभवों का वर्तमान स्थिति के साथ में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और फिर उसके हिसाब से जरूरत पड़े तो व्यवहार भी दोहरा देते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग मीन्स वी मे गेट एन रिस्पॉन्स फ्रॉम लर्नर विद अनदर सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग मतलब अगर एक क्षेत्र में हम कुछ काम करते हैं तो हो सकता है कि उसका प्रभाव हमारे दूसरे क्षेत्र पर भी पड़े। सो डिटेल में अभी बहुत नहीं जा रहा हूँ मैं, समय कम है, सो आप प्लीज़ इनको भी कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं देखता हूँ एक गार्डनर थ्योरी रहेगी, शायद मैं उसको भी अभी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो गार्डनर थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पे दोस्तों गार्डन थ्योरी को हम लोग दूसरे वाले में अभी अटेम्प्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी इसको पढ़ा नहीं है तो सारांश में देख लेते हैं। किसी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की शुरुआत में व्यवहार परक उद्देश्य स्पष्ट और सटीक रूप से बताए जाते हैं ताकि प्रशिक्षण लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण कार्यक्रम में वांछित परिणाम का पता चल सके। मतलब कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीख पाएंगे। इस सटीकता और देखिए, इस सटीकता को सुनिश्चित करके प्रशिक्षण के कार्यक्रम में अंत में हर कोई आसानी से समझ सकता है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है कि नहीं है। ये आपका है। देखिए, इसमें पूछा जाता है कि जो चीज़ें हैं, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ गार्डनर थ्योरी को भी, माफ। दोस्तों अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं इसे तो 1983 में जो है आपका हॉवर्ड गार्डनर ने ये दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे आ रही सीटी पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। बहुबुद्धि का सिद्धांत है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी बोलती है कि लोगों को उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं जैसे कि भाषा, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, अंतर्व्यक्तित्व, अंतर्व्यक्तिक, संगीतक, तार्किक, गणितीय के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया। मतलब उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंटेलिजेंस का पार्ट हैं, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का हिस्सा है। इन्होंने कहा सन 1983 में, देखिए इन्होंने सन 1983 में ये जो है आपका जो बोलते हैं ना मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो वो आपका प्रतिपादित किया था। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे। ये कहते हैं, क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। बुद्धि को वो एक स्वरूप यानी एकाकी न होकर बहु कार्यकीय बोलते हैं। मतलब बोलते हैं कि जो गार्डनर के हिसाब से जो बुद्धि होती है किसी व्यक्ति की, मनुष्य की, जानवर की, किसी की भी, वो कोई एक क्षमता ना हो के बल्कि कई सारी योग्यताओं का योग है, कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी इंटेलिजेंसेस का, बहुत सारी स्किल्स का योग है, तब जाकर वो एक बुद्धि बनती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका
म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो काइनेस्थेटिक यानी कि जो है हमारी शारीरिक संबंधी जो हमारी योग्यता है, क्षमता है, वो हमारी बुद्धिमत्ता की जो क्षमता होती है उससे अलग होती है। तो इस तरह से सब अलग है, प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र एवं अलग होती है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कुछ पॉइंट है याद रखना। बुद्धि के विभिन्न प्रकार एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने में प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जो अलग अलग इंटेलिजेंसेस है ना, जैसे कि बुद्धि का, शारीरिक बुद्धि का, गतिक बुद्धि का, आपके म्यूजिकल बुद्धि का, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर प्रभाव करती हैं, एक दूसरे पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव करती हैं। सो ये ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं, यूनिकनेस होती है। गार्डनर ने इन सारे स्किल्स को जोड़कर कुल 8, अभी तो 9 हो गई हैं, 9 प्रकार की जो है, अभी फिलहाल 8 ही देख लेते हैं। सो जितने भी यहाँ पे दिए हैं उतने, तो 9 है वैसे टोटल, 8 यहाँ पे लिखे तो 8 ही पढ़ लेंगे। सो 8 प्रकार की बुद्धि बताइए। पहला देखते हैं, देखिए भाषागत। जी हाँ दोस्तों, भाषागत मतलब कि किसी एक व्यक्ति के अंदर भाषाई संबंधी बुद्धि जो होती है वो ज़्यादा होती है, भाषागत संबंधी। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा प्रवाह, अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है, जैसे कवि, लेखक, श्रोता, कोई वक्ता, नेतागण, इस तरह के लोग जो मतलब भाषा के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अध्ययन करते हैं, तो अपनी बात को सही प्रकार से वो दूसरे तक रख पाते हैं। अब आता है देशिक यानी कि स्पेशल। इसे गलत है, स्पेशल का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा, मैं कर ही देता हूँ। स्पेशल स्पेशल कर देंगे, स्पेशल मतलब देशिक कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उनके परिमार्जन करते हैं, जैसे कि विमान चालक, चित्रकार, वास्तुकार, ऐसे लोग जो सोचते हैं। देशिक जो लिखा है ना, स्पेशल का मतलब जो कि मतलब हम चिंतन नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग में सोचते रहते हैं, हवाई जहाज बना देंगे, एरोप्लेन बना देंगे, ताजमहल तक का निर्माण कर देते हैं। तो मतलब ऐसी क्षमता होना भी अपने आप में एक बुद्धि का लक्षण है। तो ये एक इस प्रकार का देशिक यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। तो स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब ये ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है जो कि आपके बिंबों के आधार पर इमेजेस बनाकर चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, उसके बारे में वो निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जैसे लोग होते हैं, कौन ऐसे लोग होते हैं? विमान चालक हो सकते हैं, चित्रकार, वास्तुकार, पेंटर, म्यूजिशियन, ये सारे लोग भी होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं भाई फटाफट। हाँ, दूसरा होता है शारीरिक गति, काइनेस्थेटिक, यानी कि जो लोग अपने शरीर के ऊपर जो है पूरा नियंत्रण रखते हैं। ऐसे लोगों का अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण, ये जिम्नास्ट बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, डांसर बनते हैं। तो ये सारे लोग जिनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, शारीरिक गतिक संवेदनक बुद्धि होती है, वो लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, अपने शरीर के हर एक अंग का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, और साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स, डांस, शरीर संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके अंदर काइनेस्थेटिक चीज़ें होंगी, गतिक होगी, शारीरिक गतिक संवेगी बुद्धि होगी, वो इन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है म्यूजिकल। देखिए म्यूजिकल यानी कि संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और म्यूजिक बनाने वाले, या आम लोग भी, हमारे अंदर भी ये गतिक जो आपके संगीतक जो इंटेलिजेंस होती है, हम भी म्यूजिक पसंद करते हैं, हमारे अंदर भी होता है। तार्किक यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि गणित के नियमों को सरलता से समझ लेते हैं, उनको चिंतन करना, वैज्ञानिक चिंतन करना, समस्या समाधान करने की कौशल होती है, वो ऐसी स्थितियों में आना पसंद करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, आपके इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, खगोल शास्त्री। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, डेटा के साथ मतलब काम करना पसंद करते हैं, वो सारे लोग आते हैं किसके अंतर्गत? ऐसे लोगों के अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अंत यानी कि व्यक्तिगत, इंट्रापर्सनल, मतलब ऐसे लोग, अब इसमें एक मैं 8 9वां ऐड भी कर देता हूँ, अंत व्यक्तित्व यानी कि इंट्रापर्सन, ऐसे लोग जो अपने बारे में विश्लेषण करने में माहिर होते हैं, अपने बारे में अच्छे से जान सकते हैं, वो अपनी कमियों, खामियों, अच्छाइयों, बुराइयों, ताकतों को, सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष यानी वीकनेस, स्ट्रेंथ, सबके बारे में आराम से विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसी क्षमता हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का विश्लेषण करने में सक्षम हो, खुद के बारे में जानने में सक्षम हो, ऐसे लोगों के अंदर जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है, अंतः व्यक्ति बुद्धि होती है। अंतर व्यक्तिक
बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब कि इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उससे एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उससे समझ पाते हैं और उसको आपको बता पाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, नेतागण, एक काउंसलर, एक टीचर, ये सारे लोग जो होते हैं इनके अंदर ये गुण होते हैं कि वो इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे की भावनाओं को भी अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी कमियों को, उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं। इसमें एक और ऐड कर देता हूं मैं आपका, ये होता है आपका नेचुरलिस्टिक। लास्ट जो है आपका 9वां मैं कर देता हूं नेचुरलिस्टिक्स भी, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि भी। इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो प्रकृति संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत होते हैं, प्रकृति के संबंधित जो चीज़ें होती हैं आपकी उसके प्रति अपना कदम उठाते हैं, सचेत होते हैं, दूसरों को जागरूक करते हैं, उनको प्रकृति से प्रेम होता है, पशु पक्षियों के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं और इसके लिए वो आवश्यक काम भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये 8 प्रकार, ये 9 प्रकार माफ करिएगा, 9 टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपसे परीक्षा में पूछे ना कि आपको भाई इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत बताना है, तो गार्डनर की थ्योरी बताएंगे जिन्होंने 1983 में दिया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक क्षमता नहीं बल्कि बुद्धि कई सारी क्षमता प्रतिभाओं का एक योग है, कॉम्बिनेशन है। इसमें 9 टाइप्स आप लिख देंगे। याद रखने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, लैंग्वेज स्पेशल यानी कि भाषा, और ये देशिक। तो आप याद रखिएगा इसे, भाषा को देखा, देखने का मतलब जो इमेजेस बनाते हैं, तो भाषा को देखा, ऐसा कुछ भी कर ले आप, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बॉडीली म्यूजिक यानी कि काइनेटिक म्यूजिक यानी कि शारीरिक संगीत। 2 चीज़ें, भाषा को देखा, शारीरिक संगीत, 4 याद हो गया, भाषा को देखा, शारीरिक संगीत। और इसके बाद आप ये 2 तो याद कर ही सकते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिगत। माफ करिए, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल थोड़ा उच्चारण माफ करेंगे। और मैथमेटिक्स और नेचुरलिस्टिक, एम एन, एम से मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स यानी कि एम, और एन से नेचुरल यानी कि नेचुरलिस्टिक। तो एम एन याद कर लीजिए, डबल आई याद कर लेंगे। यहाँ पे भाषा को देखा, और जो स्पोर्ट्स वाला था हम लोग का क्या, ये भी अब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, सो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी में और अच्छे से लग जाएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर आपने के जो भी एग्जाम्स हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करिएगा।